हेलो दोस्तों, आज अपने इस एपिसोड डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में हम समझेंगे कैसे डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के ग्राफ को हम पढ़ते हैं, इसके डेटा का कैसे एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो डीएससी क्या है, थर्मल एनालिसिस मेथड होता है। इसका यूज होता है यूज टू डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर, एपीआई एंड जियोलॉजिकल मटेरियल्स अलोंग विथ कोल्स। तो एपीआई यानी कि दवाइयों के साथ साथ पॉलीमर, जियोलॉजिकल मटेरियल्स और कोयले, इन सारी चीज़ों के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए उनकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए जो थर्मल एनालिसिस हीटिंग का यूज करके उनको समझा जाता है, इसको थर्मल एनालिसिस मेथड कहते हैं। इसके लिए फिजिकल पैरामीटर का यूज किया जाता है और इसमें टेम्परेचर को एज ए फंक्शन के रूप में यूज किया जाता है, यानी फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम में डिटरमाइंड एंड रिकॉर्डेड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर को वेरी करके हम अलग अलग प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन करते हैं। तो पहला टर्म आता है कैलोरीमीटर। क्या होता है? तो कैलोरीमीटर मेजर्स द हीट इनटू या आउट ऑफ सिस्टम। कैलोरीमीटर क्या होता है? किसी भी सिस्टम में हीट एनर्जी जो सिस्टम के अंदर गई होती है या सिस्टम से बाहर, उसको मेजर करने के काम आता है। अब अगला टर्म होता है कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर क्या होता है। तो डिफरेंशियल कैलोरीमीटर की बात करें तो डिफरेंशियल कैलोरीमीटर जो है वो होता है मेजर द हीट ऑफ सैंपल रिलेटेड टू रेफरेंस। मतलब कोई भी सैंपल आपका ऐसा है, ये रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसने कितना हीट ट्रांसफर होता है, हीट चेंज होता है, उसको हम डिफरेंशियल कैलोरीमीटर कहते हैं। व्हाट इज डीएससी? डीएससी क्या है? तो डीएससी इज ए टेक्निक difference in the amount of heat required to increase the temperature of sample and reference are measured as a function of temperature। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम ऐसा मानते हैं कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सैंपल और रेफरेंस की चेंज होती है, इस बेस पर हम डीएससी में कैलकुलेट करते हैं। डीएससी की एक बड़ी एडवांटेज होती है, इसमें फ्यू ग्राम मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, एक कंस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव मेजरमेंट टेक्निक नहीं होती है, और डीएससी को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्पीड होती है, बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं, आसान होती है, आसानी से सब जगह अवेलेबल होती है, और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए, जब कोई भी किसी भी मटेरियल्स का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो उसमें रेफरेंस मटेरियल से कम या ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। और जो हीट एनर्जी की जरूरत होती है डिपेंड करता है हमारा सिस्टम एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, यदि एक्सोथर्मिक होगा तो सिस्टम से एनर्जी बाहर होगी, एंडोथर्मिक होगा तो सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ज्यादा हीट की जरूरत होगी या कम हीट की जरूरत होगी। डीएससी के द्वारा आप मेजर कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन के दौरान अगर एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो डीएससी इस बेसिस पर एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या उसमें चेंजेस आते हैं इसको कैलकुलेट करके वो बताता है। आगे समझते हैं डीएससी कितने प्रकार के होते हैं। तो डीएससी की अगर बात करें तो डीएससी जनरली 5 प्रकार के होते हैं। हीट फ्लक्स डीएससी, पावर कंपेंसेटेड डीएससी, मॉड्यूलेटेड डीएससी, हाइपर डीएससी और प्रेशर डीएससी। अभी हम इनके बारे में डिटेल से नहीं समझते हैं, इनके बारे में किसी दूसरे एपिसोड में हम समझेंगे। टिपिकल डीएससी कर्व क्या होते हैं? डीएससी कर्व जो होता है वो हीट फ्लो यानी कि हीट चेंज और टेम्परेचर के बीच या टेम्परेचर की जगह टाइम के बीच, हीट फ्लो टाइम या हीट फ्लो टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है। तो हीट फ्लो यानी हीट फ्लक्स हम इसको कह सकते हैं टेम्परेचर या टाइम के रिस्पेक्ट में।
तो ग्लास टेम्परेचर अगर स्लोली चेंजेस होते हैं तो ये जो चेंजेस होते हैं इसको ग्लास टेम्परेचर कहते हैं। ग्लास ट्रांजिशन किस में होता है? पॉलीमर में होता है। पॉलीमर क्या होता है? सेमी एक स्यूडो पॉलीमर, जो पॉलीमर होते हैं स्यूडो क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी ग्लासी मेटेरियल्स होते हैं। इसलिए जिस टेम्परेचर से पॉलीमर मेल्ट होना शुरू होते हैं उसको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। पॉलीमर के लिए क्या होता है? क्रिस्टलाइन टेम्परेचर। यदि ये ध्यान देना, ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच है। यदि इसके ऊपर होगा तो ये एक्सोथर्मिक होगा, ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक। और नीचे की ओर होगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये जो कर्व है ऊपर की ओर होगा तो एक्सोथर्मिक और नीचे की ओर होगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो पहला शार्प पीक आएगा वो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा, ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पर डिपेंड करेगा। और दूसरा जो शार्प पीक आएगा नीचे की ओर, ये जल्दी मेल्टिंग के होते हैं। तो मेल्टिंग कंप्लीटली क्रिस्टलाइजेशन के बाद मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, इसलिए इसके बाद ही आता है। अगर क्रॉस लिंकिंग ये कोई है तो उसमें किसी सल्फर या दूसरे मेटल के बीच क्रॉस लिंकिंग का प्रोसेस होता है तो उसका भी कर्व ऐसे ऑब्जर्व होता है। और मटेरियल एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो इस प्रकार से हमें बाद में दिखता है। हम इनको एप्लीकेशन में समझेंगे। ये तो जस्ट हमारा रहा है एक आइडिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होता है डीएससी कर्व। डीएससी कर्व में कुछ चीजें हमें ये समझने की जरूरत है, जैसे एंथैल्पी। तो डेल्टा एच, जो डेल्टा एच होता है एंथैल्पी चेंज होता है के इंटू ए। ये क्या होता है? एरिया ऑफ पीक। एरिया ऑफ पीक ये हमें डीएससी में ऑब्जर्व होता है। के क्या होता है? कांस्टेंट होता है जिसको हम कैलोरीमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको कैलोरीमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इसके बेस पर हम आसानी से के की वैल्यू हर एक मेटल इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग होती है, तो इसको आसानी से हम इसको पा सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं और हीट चेंज कितना होता है ये हम समझ सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डीएससी को प्रभावित करती हैं? तो देखो, डीएससी को इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स की बात, फर्नेस की हीटिंग रेट किस रेट से है, ज्यादा है कम है, चार्ट यानी रिकॉर्डिंग स्पीड, फर्नेस का एटमॉस्फेयर इनर्ट एटमॉस्फेयर है या ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर है, इस पर किस पर डिपेंड करेगा, लोकेशन ऑफ सेंसर एंड देयर सेंसिटिविटी, ज्योमेट्री ऑफ सैंपल होल्डर की ज्योमेट्री पर, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, ट्रायगोनल है, कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। और सैंपल कंटेनर्स के कंपोजिशन पर, किस मटेरियल से बना हुआ है, उसकी हीट सेंसिटिविटी क्या है, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं, ये जो यहाँ पर हैं, ये मैंने बताया इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स। ये कौन कौन से फैक्टर हैं? इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स हैं। इस पर डीएससी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा। फर्नेस का हीटिंग रेट आप 5 डिग्री पर मिनट कर रहे हो, 10 डिग्री पर मिनट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, रिकॉर्डिंग स्पीड क्या है, फर्नेस का आप हीटिंग जो कर रहे हो उसका एटमॉस्फेयर क्या है, किस गैस के प्रेजेंस में कर रहे हैं, सेंसर कहाँ पर है, मटेरियल से कितना दूर है, ज्योमेट्री ऑफ सैंपल होल्डर्स किस ज्योमेट्री में है, और सैंपल होल्डर्स के या सैंपल कंटेनर के कंपोजिशन कैसा है। कौन कौन से फैक्टर्स दूसरे होते हैं? अब हम बात करेंगे सैंपल के कैरेक्टर्स के बारे में। सैंपल के अमाउंट पर डिपेंड करता है, सैंपल का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का है, क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है। सैंपल को कैसे पैकिंग किया गया है, सैंपल को सॉल्युबिलिटी ऑफ इवॉल्व गैसेस इन द सैंपल किस गैस में यूज या पार्टिकल साइज क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, और थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब पैरामीटर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है हमारा डीएससी का कर्व। ये मटेरियल्स पर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन, अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हम यहां समझेंगे, पहला होता है डिटर्मिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी आप जानते हैं Cp इक्वल टू होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना ज्यादा हीट दिया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाता है? तो जो हीट फ्लो है, जो एक
ग्राफ है, आप देखिए ग्राफ किसके बीच खींचा गया है, जो ग्राफ खींचा गया है ये ग्राफ खींचा गया है हीट फ्लो के बीच। हीट फ्लो क्या होता है, Q अपान टी होता है, Q अपान टी होता है हीट फ्लो। इसको हम कह सकते हैं हीट फ्लो। हीट फ्लो यानी पर यूनिट टाइम में कितना हीट फ्लो होता है, ये हमें यहां से मालूम हो जाएगा। दूसरा हीटिंग रेट, हीटिंग रेट क्या है, हीटिंग रेट आप बता सकते हो कि पर यूनिट टाइम में कितना टेम्परेचर चेंज होता है। अगर आप हीट कैपेसिटी फाइंड करना चाहते हो, सीपी फाइंड करना चाहते हो, तो सीपी क्या होगा, सीपी होगा हीट फ्लो अपान हीटिंग रेट। इसको आप करोगे तो क्या होगा, Q अपान टी अपान डेल्टा टी अपान टी। इसको आप करोगे तो आ जाएगा Q अपान डेल्टा टी, और यही आपका सीपी होता है। इस प्रकार से हम हीट कैपेसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये आप वैसे दूसरा चीज आप देखें, ये जो होता है यहां पर, ये होता है हीट फ्लो, और इधर जो होता है ये टेम्परेचर जो होता है ये आपको बताता है हीटिंग रेट, इसको बताता है। ठीक है, दूसरा होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो अचानक स्लोली जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है फेज ट्रांसफर को बताता है, टीजी को बताता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को बताता है। क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो हाईएस्ट पीक या तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इस तरीके से होगा, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता तो इस तरीके से इसका पीक आता। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि जो इसका बेस लाइन है इसके ऊपर आएगा तो ये एक्सोथर्मिक क्रिस्टलाइजेशन, और नीचे आएगा तो एंडोथर्मिक क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद का जो पीक आता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट का पीक होता है। ठीक है, तो और ये जो एरिया होता है, पीक की जो एरिया होती है, ये जो एरिया होती है ये बताता है लेटेंट हीट को। किसके बारे में बताता है, लेटेंट एनर्जी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेटेंट एनर्जी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को बताता है। इसी प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट का जो एरिया होता है ये लेटेंट एनर्जी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट को बताता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्रिस्टलाइजेशन सेकेंड ऑर्डर का होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांजिशन होता है। जो काइनेटिक की ऑर्डर होती है ये फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक होता है। और जब पॉलीमर क्रिस्टल मेल्ट करता है उस समय वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इस प्रकार से वो मेल्ट हो जाए, इसलिए टेम्परेचर रेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। आप कुल मिला के यही समझिए कि जब तक फेज ट्रांजिशन होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जब तक फेज ट्रांजिशन होता है टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है। और एक्स्ट्रा हीट फ्लो ड्यूरिंग द मेल्टिंग शो अप ए बिग डिप ऑन डीएससी प्लॉट, यही इसको बता रहा है कि जैसे मेल्टिंग के लिए होता है बिग डिप आपको आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगा। एक चीज आपको और ध्यान देना वाली है कि क्रिस्टलाइजेशन, द क्रिस्टलाइजेशन पीक एंड द मेल्टिंग डिप विल ओनली शो फॉर पॉलीमर दैट कैन फॉर्म क्रिस्टल एंड मेल्ट। जो पॉलीमर क्रिस्टल और क्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग फॉर्म दोनों को शो नहीं करते हैं उनमें ये डिप आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो कुछ मेटेरियल्स ऐसे होते हैं, मान लो आपका ये सैंपल है, हीटिंग करने पर या किसी कंडीशन में आप इसको ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में रखते हो, आप देखते हो कि 60 डिग्री टेम्परेचर पर इसको 24 घंटे रखने पर क्या होता है, इसमें कोई चेंजेस होते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी को आइसोथर्मली, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। जो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होता है आइसोथर्मली चेंजेस को सैंपल को उस एटमॉस्फेयर में उसके बारे में हम समझते हैं। दूसरा होता है कि सैंपल इज ब्रॉट टू द डिजायर्ड टेस्ट टेम्परेचर अंडर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। पहले इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखते हैं, फिर हम अपने अकॉर्डिंग ऑक्सीजन उसमें ऐड करते हैं। हम ये देखते हैं कि सराउंडिंग में पैकेजिंग मटेरियल में या तो स्टोरेज हाउस में कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर एटमॉस्फेयर रखते हैं। तो कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो डेविएशन हमें बेस लाइन में दिखता है। जो बेस लाइन डीएससी का होता है उसमें इस प्रकार से डेविएशन कुछ दिखेगा, और इस बेस जो हमें डेविएशन होता है उसके बेस पर हम ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। सच एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशन फॉर मटेरियल। ये जो ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी होता है सिर्फ इसीलिए होता है कि स्टेबिलिटी और उसको किस स्टोरेज कंडीशन में रखा जाए। कुछ
एडिशनल टेक्निक होते हैं, जिसे डीएससी को आईआर के साथ एडिशन कर दिया जाता है, डीएससी आईआर होता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ डीएससी एमएस, रमन के साथ करके डीएससी रमन किया जाता है। जो डीएससी रमन होता है इसकी ग्रेट पोटेंशियल होता है पॉलीमॉर्फिक मटेरियल्स के लिए, पॉलीमॉर्फ मेजर करने के लिए इसका बहुत ही गजब का यूज होता है। डीएससी हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर डीएससी का यूज किया जाता है, यूवी के साथ या फोटो के साथ यूज करके यूवी डीएससी या तो विजुअल डीएससी या फोटो डीएससी का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारे डीएससी के बारे में एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में वीडियो, जिसके जरिए मैं आपको डीएससी बताने की कोशिश किया। मैं इसके बारे में एक एक टॉपिक पर एक एक इसके फैक्टर्स के बारे में एक कंप्लीट वीडियो भी लेकर आऊंगा। आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा तो जरूर आप शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट भी कीजिएगा। कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी तो इसके बारे में भी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं।